प्लेटलेट्स जो हम देखे थे, तो ब्लड में क्या क्या देखे पहले? ये रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलियन है। विलियन है, इसका मतलब इसमें दो चीजें होंगी, एक विलायक और एक विलेय। तो जो इसका विलायक है उसको हम क्या बोले थे? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा किससे किससे मिलकर बना था बताइए? प्रोथ्रोम्बीन प्लस फाइब्रिनोजिन प्लस सीरम, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? प्लाज्मा। ये हम डिटेल में देख चुके थे। और अगर हमको प्लाज्मा से सीरम को अलग करना है तो हमको प्लाज्मा में से क्या निकाल देना होगा? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, है ना, क्योंकि ये तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं? प्लाज्मा। तो अगर हम इन दोनों को अलग कर देंगे तो बचेगा क्या? सीरम। और सीरम का काम हम किस लिए करते हैं उपयोग इसका? बीमारियों का पता लगाने के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए क्या बनाया गया था? वैक्सीन बनाया गया था, ठीक है। तो ये प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और सीरम, इनका भी काम आएगा, इसलिए इनको भी मैं बता दिया। इसके बाद विलेय के रूप में क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें सबका वैज्ञानिक नाम भी था, और नॉर्मल नाम देखेंगे तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स डिम्बाणु। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या था, याद है किसी को? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का क्या है? थ्रोम्बिन। भूल गए? क्या था एग्जैक्टली बताइए? देखो कॉपी चेक करो, कॉपी चेक करके बताओ क्या लिखे हो। थ्रोम्बिन यहां पे है, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, इसको एरिथ्रोसाइट्स, और इसको ल्यूकोसाइट्स। इन सब का आज दोबारा काम पड़ेगा, इसलिए फिर से सबको देख लिया, वैसे भी आप लोग भूल गए थे। तो विलायक, विलेय, विलायक में ये तीन चीजें देखे, और विलेय में ये तीन चीजें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये तो एक ही है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिम्बाणु। अब आज हम देखने वाले हैं रक्त का थक्का जमना, ब्लड की क्या होना? क्लॉटिंग होना। तो इसमें क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, तो अलग अलग तरीके से पूछते हैं। एक्चुअली में रक्त का थक्का जमने के लिए कोई एक चीज उत्तरदायी नहीं होती है, सारे लोग एक साथ काम करके रक्त का थक्का जमाते हैं, है ना। तो वो किसी भी तरीके से उसको पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रकार का अगर रुधिराणु काम में आता है पूछे, रुधिराणु मतलब कॉर्पसल्स, ठीक है, जो इसमें विलेय के कण है, तो उस रूप में क्या काम आएगा? प्लेटलेट्स काम आएगा। लेकिन अगर वो पूछे कि रक्त का थक्का जमने में कौन से प्रोटीन काम आते हैं, तो प्रोटीन में आ जाएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। रक्त का थक्का जमने में अगर वो विटामिन के बारे में पूछे, कौन सा विटामिन काम आता है, तो विटामिन के। तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर है। वो किस टाइप से पूछा, मतलब कोई एक चीज रक्त का थक्का अकेले नहीं जमा सकती, उसमें और बहुत सारी चीजें क्या होती है? इंक्लूड होती है। तो उनमें से किसी को भी पूछ सकता है। तो अगर विटामिन के बारे में पूछे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो वो विटामिन के है। इसके बाद कौन सा तत्व अगर पूछे रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो कौन सा तत्व है? कैल्शियम। इसको तुम्हें बताया, क्या बोला? प्रोटीन है ना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये दोनों प्रोटीन है। चलो यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये दोनों प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये प्रोटीन है। प्लेटलेट्स एक प्रकार का क्या है? कॉर्पसल्स है, रुधिराणु है ना, या कणिकाएं हैं, रुधिराणु लिख देता हूं, रुधिर में पाया जाने वाला अणु, ब्लड कॉर्पसल्स।
ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या हो गया, रुधिराणु। उसके बाद और क्या क्या दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है बताया मैं, विटामिन के रूप में विटामिन के। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, विटामिन के की जरूरत पड़ेगी रक्त का थक्का जमाने में। और एक एलिमेंट तत्व, कौन सा तत्व, कैल्शियम। तो देखो रक्त का थक्का जमाने में क्या क्या, विटामिन के रूप में के, तत्व के रूप में कैल्शियम, प्रोटीन के रूप में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और रुधिराणु के रूप में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसको देखते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से होता है, एक एक करके, वन बाय वन, है ना। एक दूसरे को वो एक्टिव करते जाएंगे और उसके बाद फाइनल जो रिएक्शन होगा कि ब्लड की क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। ये बाकी सब तो पुराना था, आज जो बताऊंगा अभी उसको तो यहाँ पे और दोबारा लिखाऊंगा मैं। रक्त का थक्का जमना, तो देखिए ये स्टार्ट होता है आपके थ्रोम्बोसाइट से। स्टार्ट कहां से होगा, थ्रोम्बोसाइट। तो रक्त का थक्का जमने की आवश्यकता कब पड़ेगी, जैसे आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा कहीं पे कट गया, तो कट गया तो वहां से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बाहर आ रहा है, तो उस ब्लड को बाहर आने से रोकने के लिए आपको रक्त का थक्का जमाने की आवश्यकता है। तो जो पोर्शन आपके शरीर का बाहरी हिस्सा जो कटेगा और वहां से जब ब्लड निकलेगा, तो वो ब्लड अब किसके संपर्क में आ जाएगा, वातावरण के संपर्क में आ जाएगा, हवा के संपर्क में आ जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये हवा से रिएक्शन करके, अब वो हवा से रिएक्ट कब करेगा, जब कहीं पे कट जाएगा, कटा नहीं है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक स्किन की लेयर है हमारी जो इस थ्रोम्बोसाइट जो कि ब्लड में है और बाहर में हवा है, उनके बीच में एक दीवार खड़ी करेगा। लेकिन अगर वो स्किन कट गई तब जाके ये थ्रोम्बोसाइट जो कि ब्लड में है और हवा के बीच कोई गैप नहीं रहेगा और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे यहाँ पे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से समझना। क्या बताया मैं, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में इसलिए भी डिटेल में बताया कि ब्लड जो एक कोलाइडी विलेन है उसमें विलेय के रूप में क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, या इसी को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, या इसी को क्या बोलते हैं, बिंबाणु। तो जब शरीर का आपका कोई भी हिस्सा कटेगा और ब्लड हवा के संपर्क में आएगा तो ब्लड में पाया जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स, हवा से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये जाएगा कैल्शियम के पास, ठीक है। कैल्शियम से मदद मांगेगा कि खून को जमाना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास। फिर ये दोनों जाएंगे प्रोथ्रोम्बिन के पास जो लगभग सुसुप्त अवस्था में रहता है, कौन, प्रोथ्रोम्बिन। और जब ये दोनों इनसे हेल्प मांगेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदल गया, थ्रोम्बिन में। ये वन बाय वन स्टेप है, सारा कुछ जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम इससे सारों का नाम तो पता चल जाएगा जितने भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, है ना। विटामिन के रूप में के, रुधिराणु के रूप में थ्रोम्बोसाइट्स, और आपके प्रोटीन के रूप में प्रोथ्रोम्बिन, और अभी जो आने वाला है फाइब्रिनोजिन, एलिमेंट तत्व के रूप में कैल्शियम। तो वो तो कम से कम आपको प्रोसेस जब देखेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदल गया, थ्रोम्बिन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आप इसको थर्ड स्टेप ले सकते हैं। ये थर्ड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदल गया, थ्रोम्बिन में। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये थ्रोम्बिन ये एक्टिव करेगा किसको, फाइब्रिनोजिन को, फाइब्रिनोजिन। और ये फाइब्रिनोजिन बदलेगा फाइब्रिन में, और ये जो फाइब्रिन है वो एक प्रकार की जालीनुमा संरचना है। फाइनली क्या हुआ, फाइब्रिनोजिन किसमें बदलेगा, क्या लिख दिया हमने,
फाइब्रिन में बदला। और ये एक प्रकार की क्या है, जालीनुमा संरचना। तो ये जालीनुमा संरचना जो आपका ऊपरी पार्ट कटा हुआ है ना, वहां पे ये आ गया जालीनुमा संरचना। अब इस जालीनुमा संरचना से क्या होगा कि देखो आपके लिक्विड, आपके जो ब्लड में है दो चीजें हैं, विलायक और विलेय। तो उसमें जो विलायक है वो तो लिक्विड पार्ट है, वो तो बह सकता है, लेकिन जो विलेय है आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये कण है, तो इस जाली में आके जो कण है क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ आके क्या हो गए, फंस गए। अब जब वो यहाँ पे फंस जाएंगे तो वो जो आपके रक्त का तरल हिस्सा है, प्लाज्मा है, उसको भी बहने से क्या कर देगा, रोक दीजिएगा, और यहाँ पे रक्त का क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, है ना। मैं एक बार और बता देता हूं, आपको कुछ चीजों को ही याद रखना है। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट्स हवा से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर किसके पास आएगा, कैल्शियम के पास, और ये दोनों किसके पास जाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन फिर किसके पास आएगा, फाइब्रिनोजिन के पास, और फाइब्रिनोजिन फिर किसमें बदलेगा, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन एक प्रकार की जालिका है, जाली के समान संरचना है। तो ये जाली के समान संरचना क्या करेगी, ब्लड में जो भी रुधिराणु है, जो अणु के रूप में है, उनको ये रोक देगा। यहाँ पे जाम हो गया, यहाँ पे आरबीसी आके रुक गया, डब्ल्यूबीसी आके रुक गया। अब जो लिक्विड पार्ट है आपके ब्लड में, तरल जो विलायक है, उसको भी ये बहने से क्या कर देगा, रोक देगा। तो जाली के कारण जो रुधिराणु है वो फंसे, और रुधिराणु के फंसने के कारण फिर जो प्लाज्मा है आपके ब्लड का, वो भी वहां से पास नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक पपड़ी जैसे जम जाएगी और रक्त का, इसी को क्या बोलते हैं, थक्का जमना। अब फाइनली फिर देख लेते हैं किसकी किसकी जरूरत पड़ी। तो ये भी पूछता है रक्त का थक्का जमने में हेल्प कौन करता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, रुधिराणु के रूप में। और उसके बाद फिर आपके थ्रोम्बोसाइट्स ही बदला था थ्रोम्बोप्लास्टिन में, फिर आपके प्रोटीन के रूप में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ठीक है, और एलिमेंट के रूप में कैल्शियम, और विटामिन के रूप में के। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, अभी जो देखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और पूछता भी है, वो है रक्त समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप। तो एक एक करके इस पे बहुत सारी चीजें देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होते हैं, फिर किसको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। बेटर है बोर्ड की तरफ ध्यान दें, मटेरियल तो मिल ही जाएगा। तो ब्लड ग्रुप किस आधार पर डिसाइड करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये डिसाइड करते हैं आरबीसी के आधार पर, और हम आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। आरबीसी की संरचना लगभग कैसी होती है, गोलाकार, देखिए ना, गोलाकार होती है ना, वृत्ताकार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोलाकार। वृत्ताकार मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमीय आकृति, और गोलाकार मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप किसके हिसाब से डिसाइड होगा, आरबीसी के, जिसका आकार कैसा हो गया, वृत्ताकार, मतलब ये चक्ति की तरह नहीं है, फुटबॉल की तरह, है ना। और कैसा होता है, मैं बताया कि टोटली फुटबॉल की जैसा नहीं होता, बीच में इसका क्या होता है, चपटा हुआ होता है, ऐसा देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। रफ एक डायग्राम में बना दिया। तो आरबीसी के आधार पे हम बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब इसके आधार पे कैसे बताएंगे, तो इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा। आरबीसी, ये जो आरबीसी है, इसकी बाहरी सतह पे एक प्रोटीन पाया जाता है, एक मतलब प्रोटीन पाया जाएगा जो अलग अलग प्रकार के होंगे, और उस प्रोटीन को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस प्रोटीन की संरचना के आधार पे, किसके संरचना के आधार पे, प्रोटीन, इस ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना के आधार पे हम बताएंगे कि जो ब्लड है वो कौन से ग्रुप का है, ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है। और उसी में फिर आगे देखेंगे ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है कि ए बी नेगेटिव है, और ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है। तो पहले टफ में जाने की बजाय सिंपल चीजों को पहले देखते हैं ना। तो आरबीसी के बाहर में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन की आकृति कैसी, उसकी संरचना कैसी है, इस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो अगर इस आरबीसी का जो सेल है उसके बाहर में प्रोटीन की कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है, इसकी आकृति कैसी दिख रही है आपको, त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। और अगर मैं इसकी साम्यता बनाना चाहूं अंग्रेजी के किसी लेटर से,
तो किससे साम्यता आप रख सकते हैं? ए से। ए जैसा दिख रहा है, इसमें बीच में बस ये लकीर खींच दो तो वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो यदि आप माइक्रोस्कोप से किसी का ब्लड का सैंपल लिए, आप उसके ब्लड को देख रहे हैं, आप पहले तो ब्लड को पतला कीजिए, फिर उसके ब्लड को आप देखें और उसके आरबीसी में अगर बाहरी जो आरबीसी का जो आउटर एरिया है उसमें अगर इस तरीके का कुछ शेप बना हुआ है, प्रोटीन है इस तरीके के शेप का, तो हम इस प्रकार के ब्लड को, है ना, ये जो पहले तो इसको एक और नाम देंगे एंटीजन। एक तो ये प्रोटीन है, मैं पहले बताया ग्लाइकोप्रोटीन, फिर इसको एक और नाम क्या दिए? एंटीजन। इसी को क्या बोलते हैं? एंटीजन। और चूंकि इसका शेप किसके जैसा है? अंग्रेजी के लेटर ए के जैसा है, इसलिए एंटीजन कौन सा हो जाएगा? ए। और इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, है ना। तो ये जो बाहर में पाया जा रहा है इसको हम क्या बोले? एक तो ग्लाइकोप्रोटीन बोले, और उसी को फिर क्या बोल रहे हैं? एंटीजन बोल रहे हैं। और अगर इसका शेप किसके जैसा है? ए के जैसा है, तो एंटीजन ए। यदि आरबीसी के बाहर में एंटीजन ए पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है। यदि आरबीसी के बाहर में कुछ इस तरीके का शेप है तो उसको हम एंटीजन ए बोलेंगे, क्योंकि इसका शेप किसके जैसे है? ए के जैसे है, और ब्लड ग्रुप इसी आधार पे क्या हो जाएगा? ए। ओके अपना। अब इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। मान लो एक और है आरबीसी। अब यदि इसके बाहर कुछ इस प्रकार की संरचना है, ये आर बी सी, इसके बाहर में ये कर्व जैसी संरचना है, ठीक है। इसको मैं एक आध को कर देता हूं ताकि दूर से आप समझ सके। ऐसे ही कर दिया यहां पे। अब यहां पे कैसी संरचना दिख रही है? कर्व जैसी संरचना दिख रही है। तो ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी एंटीजन है, लेकिन इसका शेप अलग है, तो इसको नाम अलग दे देंगे। तो इस एंटीजन को, ये जो एंटीजन है इसको नाम देंगे एंटीजन बी, क्योंकि बी में भी हम जब बी लिखते हैं तो एक कर्व बनाते हैं, वैसे ही कर्व यहां पे भी दिख रहा है। तो इसलिए ये एंटीजन कौन सा एंटीजन कहलाएगा? एंटीजन बी। अब यदि किसी आरबीसी में जो एंटीजन लगा है वो बी है तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी हो गया। कितना सिंपल है। माइक्रोस्कोप से आपको देखना है आरबीसी की बाहरी संरचना को, अगर ए जैसा कुछ दिख रहा है तो ब्लड ग्रुप ए, यदि बी जैसा दिख रहा है तो ब्लड ग्रुप बी। आगे इतना समझ में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक और आरबीसी देखें। आरबीसी। अब यदि इसके बाहरी क्षेत्र में दोनों प्रकार की संरचना है, ए जैसा भी प्रोटीन पाया जा रहा है और बी जैसा भी, ए भी है और बी भी, मतलब एंटीजन कौन कौन से पाए गए? दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा एंटीजन है इसमें? एंटीजन ए भी है और बी भी है। तो अब अगर इसके ब्लड ग्रुप की बात करें, अब मैं यहां शॉर्टकट में लिख दिया ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप इसका क्या हो जाएगा? ए बी, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है। एंटीजन मतलब एक प्रकार का प्रोटीन, स्टार्टिंग में बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। आगे इतना समझ में। अब एक और प्रकार का रक्त समूह दिखा हमको, आर बी सी, लेकिन इसके चारों ओर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ना ही ए है ना ही बी है। तो इसमें एंटीजन है क्या? कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया गया, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को हम क्या नाम दे दिए? ब्लड ग्रुप ओ। बस इतना सिंपल है। अगर कुछ नहीं दिखा किसी के बाहर में तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ। तो ये इस प्रकार से हम रक्त समूह का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, रक्त समूह का हम निर्धारण कर लिए, बता दिए कि कौन सा, अगर किसी का ब्लड सैंपल लिए तो ब्लड ग्रुप कौन सा है एंटीजन के आधार पर। अगर केवल ये एक प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी पाया जाए तो ब्लड ग्रुप बी, यदि एंटीजन ए और बी दोनों पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और किसी भी प्रकार का एंटीजन अगर नहीं पाया गया तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा।
लेकिन अब अगर हम और डीप में जाना चाहें कि यदि हमको ब्लड, एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे में चढ़ाना है तो किसका ब्लड किसमें चढ़ाएं, ये अगर जानना है तो उसमें एक चीज और देखना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। एंटीजन के सिवा हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में पढ़िए पहले भी, एंटीबॉडी। तो जिस प्रकार से एंटीजन दो प्रकार के, कौन कौन से एंटीजन है, ए और बी, उसी प्रकार से एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। उसको भी ए और बी से डिनोट करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे इसको किससे डिनोट किया है, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। एंटीबॉडी को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी से। अब ये जो एंटीबॉडी होगी, यहाँ पे उसका मैं शेप बना देता हूं, एंटीबॉडी। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका, एक्चुअल में जो होगा ये है आपका एंटीबॉडी। अब यहाँ जो एंटीबॉडी है, अब इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये ए टाइप का है कि बी टाइप का है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, इसका जो आखिरी वाला हिस्सा है उसमें एक शेप बना होगा, और उस शेप के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि वो एंटीबॉडी ए है कि एंटीबॉडी बी है। और शेप कैसा बना होगा, ये जो एंटीजन है उसके शेप का उल्टा। अब उल्टा कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो कर्व है, जैसे यहाँ पे कर्व ऐसा लेते हैं, अब मान लो इसमें कर्व उल्टा बना हुआ है, ये कर्व ही बना हुआ है, ये कर्व है आपका, कर्व समझते हैं, ठीक है, और ये त्रिभुजाकार आकृति है, ट्राइंगल है। तो यदि कर्व ऐसे उल्टा बना हुआ है, ये देखो ये कर्व बना हुआ है, इसको मैं थोड़े बड़े तौर पे बना देता हूं, ये आपका, चलो ये है, ठीक है। अब ये अगर यदि कर्व शेप है इस तरीके से, इसका जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्से में कर्व शेप है, तो कर्व शेप है तो एंटीबॉडी कौन सी कहलाएगी, बी। एंटीबॉडी कौन सी हो गई, बी। अब इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, लेकिन इसी की जगह यदि यहां पे है आपका उल्टा ए, समझ लीजिए इसको, है ना, इसका जस्ट अपोजिट, तो ये क्या हो गया, उल्टा ए। तो यहां पे जो एंटीबॉडी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, स्मॉल ए। इतना आ गया समझ में, ठीक है। एंटीबॉडी हम देखिए, एंटीबॉडी का टोटल सिर्फ इतना होगा, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं है, उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फाइनल वाला जो पोर्शन है, आखिरी का किनारा, छोर, उसको देखिएगा। तो ये किनारा अगर मैं छोर ले लिया, और यदि इस छोर का, किनारे का शेप कुछ इस तरीके से एंडिंग है ना, कर्व के जैसा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी। लेकिन यदि इसका शेप किसके जैसा है, ट्राइंगल के जैसा है इसका किनारा, तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, ए। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है। अब हमको ये देखना है कि एंटीबॉडी होगी तो सभी के ब्लड में एंटीबॉडी होगी, लेकिन सब में अलग अलग एंटीबॉडी होगी। तो कौन से वाले ब्लड ग्रुप में किस प्रकार की एंटीबॉडी होगी, हमको ये देखना है। और जो ये एंटीबॉडी है, ये आपका प्लाज्मा में घूमते रहता है। किसमें घूमते रहता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही और क्या है, आरबीसी भी है। देखो प्लाज्मा में तो सारी चीजें है ना, प्लाज्मा, विलायक, और उसमें विलेय क्या क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है ना। तो सारी चीजें घूम रही है, किसमें घूम रही है, प्लाज्मा में, है ना। तो ये चलो इसको पूरा ब्लड मान लिए, ये ब्लड आप इसको धमनी मान लीजिए, इसमें ब्लड घूम रहा है, एक आरबीसी है ना। और इसी प्लाज्मा में, ये पूरा प्लाज्मा है, प्लाज्मा मतलब लिक्विड पोर्शन, ये आरबीसी है, और इसी में एंटीबॉडी भी घूम रहा होगा, ठीक है। तो अब हम दोनों प्रकार की एंटीबॉडी को यहाँ पे रख के देखते हैं। अब ये पूरा का पूरा शेप नहीं बना के, मैं केवल ये फाइनल वाला शेप यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये दो प्रकार की एंटीबॉडी हो सकती है, एक ही ये कौन सी एंटीबॉडी कहलाएगी, बी। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये एंटीबॉडी क्या है, बी। और एक एंटीबॉडी है, ये कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए। अब अगर ये है, दोनों है मान लो, और ये आपका आरबीसी है, तो देखो कुछ दिक्कत आ सकती है या नहीं आएगी, किससे आएगी किससे नहीं आएगी, ये हमको देखना है। तो ये सब मूवेबल है, सब घूम रहे हैं, एंटीबॉडी भी घूम रही है, आरबीसी भी घूम रही है, क्योंकि फ्लो हो रहा है, परिवहन हो रहा है रक्त का। आपके शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ब्लड का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। तो इस परिवहन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारी चीजें मूवेबल होनी चाहिए, कहीं पे कुछ फंसना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। जैसे अभी हम देखे रक्त का थक्का जमना था, तो एक जाली बन गई, है ना। किसकी जाली बनी, फाइब्रिनोजेन किसमें बदल गया, फाइब्रिन में, वही जाली बना लिया। तो उस जाली में सारी चीजें आके आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस गए, तो ब्लड बाहर नहीं जा सका, उसको क्रॉस नहीं कर सका, तो वहां रक्त का थक्का जम गया। तो वहां पे आवश्यकता थी रक्त का थक्का जमाने की, लेकिन शरीर के अंदर आवश्यकता नहीं कि रक्त का थक्का जम जाए, है ना। तो इसलिए सारी चीजें क्या होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। अब इधर ध्यान देना
कि यदि देखो अगर इसमें जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें ये आरबीसी है, उसमें इस टाइप का बाहर में ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका शेप ए के जैसा है, त्रिभुजाकार है। तो अगर इसी ब्लड में अगर आपका एंटीबॉडी बी भी है और एंटीबॉडी ए भी है, तो अगर एंटीबॉडी ए है तो एक संभावना ऐसी हो सकती है और लगभग होगा ही ऐसा कि ये एंटीबॉडी को देखो शेप, ये खांचा जो है अगर यहां पे आके फिट हो गया, ये घूमते घामते अगर यहां पे आया तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, ये इसमें फंस जाएगा। अब एक ही तो एंटीबॉडी नहीं होगा, ऐसे और बहुत सारे एंटीबॉडी होंगे, तो ये सारा इसमें आके क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो आरबीसी भी घूमना बंद कर देगा और ये एंटीबॉडी भी घूमना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो आपके रक्त का परिवहन क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा, वहां पे रुक जाएगा। तो ये हमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है, एंटीजन अगर ए है, तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए। बी से कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका शेप अलग है और ये एंटीजन का शेप अलग है। तो अगर बी है एंटीबॉडी के रूप में और एंटीजन के रूप में ए है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मूवेबल है, वो घूमते रहेगा, है ना। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो एंटीबॉडी कौन सा चलेगा, बी। ए चलेगा क्या, नहीं। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी केवल क्या होगा, बी। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो जस्ट अपोजिट, यदि एंटीजन ए है या ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अब आप लोग बताइए, यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो कौन सा एंटीबॉडी चलेगा इन दोनों में से, ए चलेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं बी पे लगा दिया यहाँ पे, ये बी का शेप इस तरीके से, एंटीबॉडी बी, तो ये इसमें जाम हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्या आएगा फिर, एंटीबॉडी ए। ए से कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। तो अगर ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए हो गया। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं एंटीजन ए बी में। अब बताइए मैं इसमें कौन सी एंटीबॉडी डालूं, दोनों नहीं डाल सकते। यदि एंटीबॉडी ए डालें तो ये इससे फंस जाएगा, एंटीजन ए से। यदि एंटीबॉडी बी डालें तो एंटीजन बी से फंस जाएगा। इसीलिए यदि ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, नो एंटीबॉडी। आगे समझ में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फाइनल आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। तो इसके बाहर में तो ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, तो कौन कौन सा एंटीबॉडी यहाँ पे चल सकता है, दोनों डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी में नहीं फंसने वाला। तो यहाँ पे आप एंटीबॉडी ए भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, और फिर एंटीबॉडी बी भी डाल दो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपके जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीबॉडी दोनों होंगे, ए भी और बी। इतना आगे समझ में। एंटीबॉडी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो देखो एंटीबॉडी ए और बी दोनों है ब्लड ग्रुप ओ के पास, तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसके पास ना एंटीबॉडी ए है ना बी है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी क्या होगी, बाकी कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। इतना आ गया समझ में। अब इसी के बेसिस पे फिर हम आगे देखेंगे कि किसको कौन सा ब्लड चढ़ाना है, किसको कौन सा ब्लड नहीं चढ़ाना है। इतना आगे ना समझ में, चलो नोट कर लो, उसके बाद आगे बताता हूं। चलिए, तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए हम दो चीजों पे केयर करेंगे। देखो, एक तो होगा बीमार आदमी जिसको ब्लड की जरूरत है, और एक होगा स्वस्थ आदमी जिसका ब्लड हमको लेना है। तो ध्यान से सुनना, यहीं पे है सारा खेल। जिसका हमको ब्लड लेना है और जिसको देना है, तो इसमें हम किन किन चीजों पे गौर करेंगे। तो पहले बीमार आदमी के बारे में देखते हैं जिसको ब्लड चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ब्लड ग्रुप ए से स्टार्ट करेंगे, है ना। ध्यान से समझना, ब्लड ग्रुप ए वाला है, मतलब जो बीमार आदमी है उसका, जिसको ब्लड की जरूरत है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो जिसको ब्लड चाहिए उसके हम एंटीबॉडी पे फोकस करेंगे, जिसको ब्लड चाहिए उसके एंटीबॉडी पे फोकस करेंगे, ठीक है। और जिसका ब्लड लेना है, स्वस्थ मनुष्य, उसका हम देखेंगे एंटीजन, ठीक है। जो बीमार है, जिसको ब्लड चाहिए, उसके हम किस पे फोकस करेंगे, एंटीबॉडी। और जिसका ब्लड ले रहे हैं उसका क्या देखेंगे, एंटीजन। और वो दोनों मैच नहीं करने चाहिए, उनका शेप फंसना नहीं चाहिए। जिसको ब्लड चाहिए उसका एंटीबॉडी, और जिसका ब्लड ले रहे हैं उसका एंटीजन,
दोनों का शेप मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इस बेसिस पे हम बताएंगे कि किसको कौन सा ब्लड दिया जा सकता है। तो मान लो अभी ये बीमार आदमी है, अब मैं यहाँ पे समझाने के लिख दिया हूँ, बीमार है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो अब इसको किस किस ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दिया जा सकता है ना। तो ए का तो दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए वाले को ब्लड तो दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, जो बीमार आदमी है उसमें एंटीबॉडी कौन सी है, बी। और स्वस्थ आदमी का भी जो ब्लड है वो क्या है, ए है। तो उसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा, एंटीजन ए पाया जाएगा। एंटीजन तो ए पाया जाएगा ना, तो मैं अलग से बना देता हूं तब समझ में आएगा। ये स्वस्थ आदमी हो गया। ठीक है, और इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए। मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो, ये बीमार है और ये स्वस्थ है। तो अब अगर इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए ही होगा, क्योंकि बाहर में एंटीजन क्या है, ए है ना, और एंटीबॉडी यहाँ पे भी क्या होगा, बी होगा। तो जिसको ब्लड चढ़ा है उसके एंटीबॉडी से मतलब है, और जिसका ब्लड ले रहे हैं उसके एंटीजन से। तो अब आप बताइए कि ये एंटीबॉडी बी को क्या स्वस्थ मनुष्य के ब्लड ग्रुप के एंटीजन से कोई दिक्कत है, फंसेगा क्या, नहीं। तो ए वाले को ए का ब्लड दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, ए वाले को ए का ब्लड दिया जा सकता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये ए ब्लड ग्रुप है तो उसको ए का दे सकते हैं। और किसका दे सकते हैं, अब ट्राई करते हैं। अब हम जाते हैं, किसी का यदि ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो क्या ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड ए वाले को दिया जा सकता है। तो ध्यान से देखना, हमको फोकस करना है जिसको ब्लड देना है उसकी एंटीबॉडी में, और जिसका ब्लड ले रहे हैं उसके एंटीजन में। तो देखो, यदि मैं इस आरबीसी को यहां डाल दूं, ब्लड ग्रुप बी वाले आरबीसी को, तो इसके एंटीजन से हमारा एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा, जाम हो जाएगा, है ना। हमारा एंटीबॉडी और इसका एंटीजन, बीमार आदमी के ब्लड का एंटीबॉडी और जो स्वस्थ आदमी जिसका ब्लड हम ले रहे हैं उसका एंटीजन, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, लॉक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो ब्लड की मूवमेंट क्या हो जाएगी, जो उसका फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी का ब्लड नहीं दे सकते। हो गया क्लियर। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी का ब्लड ग्रुप ए वाले को दिया जा सकता है। तो यहां फिर से हमको फोकस किसमें करना है, जिसको ब्लड देना है उसकी एंटीबॉडी को देखना है, और जिससे ब्लड लेना है उसके एंटीजन को देखना है। जाम नहीं होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। तो इसमें एंटीबॉडी बी है और इसमें एंटीजन बी है, तो वो तो फंस जाएगा, जाम हो जाएगा। जैसे ही हम ये आरबीसी को इसमें डालेंगे, आरबीसी को जैसे इसमें डालेंगे तो ये जो एंटीबॉडी है वो लॉक हो जाएगा किसके साथ, इस आरबीसी के एंटीजन बी के साथ। तो ब्लड ग्रुप ए बी का ब्लड भी हम किसको नहीं दे सकते, ब्लड ग्रुप ए वाले को नहीं दे सकते। अभी तक केवल किसको दे चुके हैं, ए वाले का, ए वाले को, है ना, तो वो तो कॉमन है ना। इसके बाद फाइनली हमारे पास क्या बचा, ओ, ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप ओ में देखिए हमारे पास जिसको ब्लड देना है उसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी, और इसके पास कोई एंटीजन है क्या जिससे जाम हो जाए, नहीं है, इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है। तो फ्री होके हम ब्लड ग्रुप ओ वाले का ब्लड किसको दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए वाले को। तो ओ का ब्लड उठा के किसमें डाल दिए, ए में, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ए वाले को किसका किसका ब्लड दे सके, ए का भी और ओ का भी। आया समझ में कैसे हुआ। सेम इसी तरीके से अब हम बी में जाएंगे कि ब्लड ग्रुप बी, अब बीमार कौन हो गया, बी वाला। तो अब बी वाले को किसका किसका ब्लड दे सकते हैं, तो बी का तो दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बी के सिवा किसका किसका दे सकते हैं, इसमें हम ध्यान देते हैं ना। तो बी का जो बी बीमार आदमी है, यदि उसको मैं ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड चढ़ाऊं तो दिक्कत क्या होगी। तो उसके लिए हमको फोकस किसमें करना है, जिसको ब्लड दे रहे हैं उसका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, ए, और जिसका ब्लड ले रहे हैं उसका हमको क्या देखना है, एंटीजन देना है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए है और एंटीजन भी, जिसका ब्लड ले रहे हैं उसका एंटीजन क्या है, ए है, तो ये दोनों लॉक हो जाएंगे। जिसको ब्लड दिया जा रहा है उसकी एंटीबॉडी और जिसका ब्लड लिया जा रहा है उसका एंटीजन, दोनों क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। तो फ्लो होना बंद हो जाएगा ब्लड का। इसका मतलब बी वाले को ए का ब्लड नहीं दे सकते। अब हम ए बी के पास जाते हैं, क्या इसका ब्लड दिया जा सकता है, तो इसमें एंटीबॉडी ए है, जिसको ब्लड लेना है, और जिसका ब्लड हमको चाहिए उसमें क्या है, एंटीजन ए है। तो ए बी का ब्लड भी किसको नहीं दिया जा सकता, बी को नहीं दिया जा सकता, तो ये भी कैंसिल। अब फाइनली किसके पास आएंगे हम, ओ के पास। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एंटीबॉडी ए है लेकिन इसके पास ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो ओ को फ्रीली हम किसको दे सकते हैं,
बी को। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ वाले का ब्लड हम किसको दे दिए, ब्लड ग्रुप बी वाले को। तो बी किसका किसका ले सकता है, एक तो ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड ले सकता है। हो गया क्लियर। अब हम आगे जाएंगे ए बी के पास। किसके पास पहुंच गए, ए बी। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यदि बीमार पड़ गया तो उसको किसका किसका ब्लड दे सकते हैं। तो इसके पास एंटीबॉडी कोई है, इसके पास तो एंटीबॉडी ही नहीं है। तो यदि हम ब्लड ग्रुप ए के पास जाए, है ना, तो इसके पास एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए कहीं पे ब्लॉक होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। तो ए बी को ए का भी ब्लड दे सकते हैं, दे दिए। ठीक है, अब हम बी के पास जाएंगे। यदि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बीमार पड़ा और हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है, उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो पहले चेक करेंगे क्या ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड इसको दिया जा सकता है। तो देखो हमारे पास यहाँ एंटीबॉडी है ही नहीं, क्योंकि हमको तो एंटीबॉडी देखना है। जिसको ब्लड देना है उसका एंटीबॉडी और जिसका ब्लड ले रहे हैं उसका एंटीजन, तो एंटीबॉडी है ही नहीं। तो यदि मैं ये एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप ए बी वाले को दे दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, कहीं पे फंसने की कोई दिक्कत नहीं है, लॉक तो होना नहीं है। तो ए बी वाले को ए का भी दिया जा सकता है और बी का भी दिया जा सकता है, और ए बी का तो दिया ही जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले का तो उसको ब्लड दिया ही जा सकता है। अब फिर आते हैं ओ में, है ना, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है और इसमें कोई एंटीजन नहीं है ना। हमको जिसको ब्लड देना है उसका एंटीबॉडी देखेंगे तो एंटीबॉडी है ही नहीं, और जिसका ब्लड लेना है उसका एंटीजन देखेंगे तो इसमें ना एंटीबॉडी है और इसमें ना एंटीजन है, तो ब्लॉक होने का कोई चांस, लॉक होने का नहीं है। तो ए बी वाले को ए का भी दे सकते हैं, बी का भी, ए बी का भी और ओ का भी। अब देखिए फाइनली अब हमको अगर बीमार पड़ गया ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति, तो इसकी केस में क्या क्या होगा। अब इसके पास देखो एंटीबॉडी ए बी है और बी भी है। अब सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड इसको दे, है ना। तो इसका जो एंटीबॉडी ए है वो ब्लड ग्रुप ए वाले के एंटीजन से लॉक हो जाएगा, तो ओ वाले को ए नहीं दे सकते। अब जाते हैं हम बी के पास, तो इसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी है, और ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीजन क्या है, बी है, तो इसका एंटीबॉडी बी इसके एंटीजन बी के साथ लॉक हो जाएगा, तो ओ वाले को बी का भी नहीं दे सकते। अब इसके बाद जाते हैं ए बी के पास, तो इसके पास भी एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी दोनों है ना, एंटीबॉडी ए बी है और बी भी है, और इसके पास एंटीजन दोनों है, तो ए के साथ लॉक हो जाएगा और बी के साथ लॉक हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। अगर मैं देखो ये ओ को ब्लड चाहिए तो ओ का मैं एंटीबॉडी देखूंगा, और जिसका ब्लड लेना है उसका क्या देखूंगा, एंटीजन। वो दोनों मैच नहीं करने चाहिए, तो यहाँ तो मैच कर रहा है, इसके पास भी एंटीबॉडी ए है और इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास एंटीबॉडी बी है और इसके पास एंटीबॉडी बी है, तो ओ वाले को ए बी का ब्लड भी नहीं दे सकते। अब ओ वाले के ऑप्शन केवल क्या बचा, ओ वाले को केवल किसका ब्लड दे सकते हैं, ओ का। ठीक है, अब अगर आप यहां पे केयर कर पा रहे हो तो ध्यान देना, ए बी वाला सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन ओ वाला केवल ओ से। अब ओ की दुविधा देखो, ओ वाला दे सबको सकता है, ए वाला ओ से भी ले सकता है ना। ओ देखो, ओ अपना ब्लड ए वाले को भी दे सकता है, ओ अपना ब्लड बी वाले को भी दे सकता है, ओ अपना ब्लड ए बी वाले को भी दे सकता है, लेकिन मतलब यहां पे सिंपल अगर आप समझना चाहे, ओ सबकी मदद करेगा लेकिन ओ की मदद कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो चूंकि ओ का ब्लड सबको दिया जा सकता है इसलिए वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल डोनर, है ना, सार्वत्रिक दाता। तो ये हो गया आपका सार्वत्रिक दाता। ये सबको देगा बेचारा, लेकिन इसको कोई नहीं देगा ओ के सिवा। और जो सबका ब्लड एक्सेप्ट कर ले, है ना, वो कौन है, ए बी, यूनिवर्सल रिसेप्टर। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक ग्राही, जो ग्रहण कर ले। आगे समझ में, ए बी का अगर ब्लड ग्रुप डालेंगे तो उसके जो एंटीजन है उसमें उसका एंटीबॉडी फंस सकता है। इसीलिए तुम्हें बताया ना, हमको केवल किसमें फोकस करना है, जिसको ब्लड देना है उसकी एंटीबॉडी में। यही भी तो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में मैं यही बताया, जिसको ब्लड देना है उसके एंटीबॉडी में और जिसका ब्लड लेना है उसके एंटीजन। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूं। अब देखिए बातें नहीं, तो अभी हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव शामिल नहीं किए थे, जिसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर, अब उसको भी शामिल करेंगे।
उसके बाद फिर से देखेंगे कि किसमें कौन सा ब्लड दिया जा सकता है, उसमें भी कॉन्सेप्ट, लेकिन ये आपका रहेगा है ना, ए वाले को केवल ए का और ओ का। अब उसमें ए पॉजिटिव रहेगा तो उसको ए पॉजिटिव के ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव के ओ नेगेटिव, ये अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो बताया हूं वो उतना तो रहेगा, है ना। तो हमको मिला है यहाँ पे सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ। वो सबको दे सकता है बेचारा, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करेगा, केवल उसी के सिवा। और सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है, ए बी है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। लेकिन अभी इसको और डीप में देखेंगे, यहाँ ए बी और ओ बस लिख दिया है, तो ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव, सार्वत्रिक ग्राही। और उसके बाद सार्वत्रिक दाता में ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, इसको और आगे डिफाइन करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आर एच फैक्टर के बारे में। आर एच फैक्टर किसको बोलते हैं, ये मिटा दूं, बन गया ना सबका। एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे हटा रहा हूं मैं, कोशिश करूंगा इतने में बता दूं। तो देखिए अभी हम देखें, एक बेटा भी दिया हमें कि बाहर में एंटीजन ये मिला था ए, है ना, फिर ये एंटीजन बी वाला जो अभी मैं मिटाया, और फिर एंटीजन ए बी दोनों, और एक ऐसा मिला था जिसमें ना एंटीजन ए था ना एंटीजन बी था। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, एक रीसस बंदर की एक प्रजाति है जिसका मुंह लाल होता है, नॉर्मली आप भी देखे होंगे, नाम बड़ा अलग सा डिफरेंट है इसलिए कुछ अलग होगा ऐसा नहीं है, रीसस। तो उसके ब्लड में उन्होंने देखा कि ये दोनों आकृतियों को छोड़ के, ये बंदर का आरबीसी, बंदर के ब्लड का आरबीसी, तो ये तो ठीक है त्रिभुजाकार आकृति, और ये कर्व वाला से वो तो था ही, है ना। एक कुछ अतिरिक्त उन्होंने देखा, सब में नहीं कुछ में, वो था इस प्रकार का स्क्वायर शेप, आप इसको बोलते हैं चौकोर आकृति बोल सकते हैं, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप, कुछ इस तरीके से देखा। तो एकाक में देखा तो उनको लगा ये तो कुछ अलग ही है, नहीं त्रिभुजाकार है, नहीं कर्व शेप में है। तो और बहुत जो बंदर है उनके ब्लड का सैंपल उन्होंने लिया और रिसर्च किया, तो कुछ के में ये आकृति पाई गई और कुछ के में नहीं पाई गई। ये आप चौकोर शेप है ना, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ले सकते हैं आप इसको। और ये अगर चौकोर शेप है, और पहली बार वो किसमें देखा गया था, रीसस बंदर में, और रीसस बंदर की स्पेलिंग लिखेंगे तो वो RH से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल दिए, RH फैक्टर। अब अगर इंसानों में भी देखा गया कि इंसानों में भी कुछ में ये है, बहुतों में है, कितने में है, इंडिया की अगर बात करें तो 100% में से 98% में ये चौकोर आकृति आपको आरबीसी के बाहर मिलेगी। 90% लोगों के ब्लड के आरबीसी में ये चौकोर आकृति आपको मिलेगी। 98%, सोच लीजिए कितना ज्यादा है। तो उनका ब्लड क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव। और केवल 2% ऐसे हैं इंडिया में जिनके ब्लड के आरबीसी, अब वो चाहे आपका ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो या AB हो या O हो, है ना, लेकिन 2% ऐसे होंगे जिनके में ये आकृति आपको नहीं मिलेगी, तो उसके ब्लड को हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। तो एकदम सिंपल है, यदि ये चौकोर आकृति आरबीसी के बाहर मिल रही है तो उसका ब्लड क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव। यदि ये चौकोर आकृति नहीं है तो उसका ब्लड क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव। अब उसके बाद अब देखिए, फिर से इधर देखिए, मान लो आपका ये ब्लड है, उसमें ये आरबीसी है, आरबीसी के बाहर में एंटीजन ए है। अब मान लो इसके साथ में ये चौकोर आकृति भी है, ध्यान देना है ना, ये चौकोर आकृति भी है। तो अब आपका ब्लड ग्रुप केवल ब्लड ग्रुप ए ना कहला के क्या कहलाएगा, ए पॉजिटिव कहलाएगा। तो अब आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा है कि ये आपका आरबीसी है और इसके बाहर में केवल ये त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है, और ये अगर रेक्टेंगल शेप नहीं है, क्या नहीं है, रेक्टेंगल शेप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। यदि ये रेक्टेंगल स्क्वायर शेप है तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। अगर ये नहीं है तो ए नेगेटिव। आगे समझ में, सेम उसमें बी वाले में भी होगा। बी मैं यहाँ पे रफ कर दिया हूं, चलो बना देता हूं। ये आपका ये बी, तो अगर इसके साथ में ये स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी पॉजिटिव। और ये वाला बी है, मान लो इसमें ऐसा कोई शेप है क्या, नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव। अगर यहां पे ऐसा कोई स्क्वायर शेप मिल जाए, चौकोर आकृति, तो अब ये क्या कहलाएगा, ए बी पॉजिटिव। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, ए बी नेगेटिव। ये ओ है, अगर ऐसा कोई स्क्वायर शेप मिल गया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। और अगर ये है, इसमें नहीं है कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव। तो ये आ गया समझ में, RH फैक्टर।
जो कि सबसे पहले किसमें देखा गया था, रीसस बंदर में देखा गया था। और 98% इंडिया में जो है उनका जो ब्लड है वो पॉजिटिव होता है और 2% है केवल उनका क्या होता है, नेगेटिव। अब ये जिनका सोचो ब्लड ग्रुप जिनका नेगेटिव वो कितना रेयर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे और दिक्कत आएगी ये नेगेटिव वालों के लिए, वो ये कि जैसे ये पॉजिटिव है जिनका, है ना, तो उनको नेगेटिव है उसका ब्लड दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वालों को पॉजिटिव का नहीं दे सकते, ठीक है। जिसका पॉजिटिव है, जो भी पॉजिटिव, जैसे भाई अब देखो यहां पे हम देखिए कि ए है, तो ए, अब चलो यहां पे पॉजिटिव ले लेते हैं ना, मैं इसको यहां पर रफ करके बना देता हूं फिर से, यहीं पे समझ लेते हैं। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का नहीं दिया जा सकता, केवल किसका देंगे, नेगेटिव का। अब देखना ध्यान से यहां पे, यदि आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ठीक है, तो किसका किसका ब्लड दिया जा सकता है, ए वाले का, ओ वाले का, इतना पर्याप्त नहीं था। तो ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव का भी दे सकते हैं और ए नेगेटिव का भी, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और ओ पॉजिटिव का भी ले सकता है और ओ नेगेटिव का भी। इसके बाद हम बी में अगर जाए, यदि बी पॉजिटिव है, चलो पहले ए का ही देख लेते हैं यहीं पे। अरे अब यदि कहीं केवल क्या हो गया, ए नेगेटिव, तो ये केवल किसका ले सकता है, ए नेगेटिव को ले सकता है या ओ नेगेटिव को ले सकता है, आ रहे समझ में, वो पॉजिटिव को नहीं ले सकता। फिर हम बी पे जाते हैं, बी पॉजिटिव, तो ये किसको किसको ले सकता है, यहां से देख लो आपका, ये बी पॉजिटिव को ले सकता है, बी नेगेटिव को ले सकता है, ओ पॉजिटिव के ले सकता है और ओ नेगेटिव के ले सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे बी नेगेटिव की, तो ये केवल किसको ले सकता है, या तो बी नेगेटिव को लेगा या ओ नेगेटिव को लेगा, आ रहे समझ में। अब इधर आगे और जाते हैं, ए बी पॉजिटिव, तो ये किसको किसको ले सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ए बी की, ए बी नेगेटिव की, तो ये बेचारा केवल किसका ले सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। इसीलिए जब वो डीप में पूछे और आपको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में पूछे, तो अब सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर में ए बी पॉजिटिव आएगा कि ए बी नेगेटिव, सबका कौन ले पा रहा है, ए बी पॉजिटिव। ए बी नेगेटिव वाला बेचारा पॉजिटिव वाले का नहीं ले पाएगा, तो और डीप में पूछेगा तो सार्वत्रिक ग्राही क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव। अब हम देखते हैं ओ के बारे में। ओ, एक तो बेचारा अगर ये ओ पॉजिटिव है तो केवल ओ का लेगा, ओ पॉजिटिव का भी ले सकता है और ओ नेगेटिव का। अब अगर उसमें ओ नेगेटिव हो गया तो ये ओ पॉजिटिव को भी नहीं ले सकता, केवल किसको लेगा, ओ नेगेटिव को। लेकिन यहीं पे देखो ओ नेगेटिव सबको दिया जा सकता है जरूर, तो सार्वत्रिक दाता में क्या आएगा आपका, ओ नेगेटिव। और सबसे ज्यादा दिक्कत होगी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को, सबको दे सकते हैं लेकिन वो बेचारा ओ पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता, वो लेगा तो केवल किससे लेगा, ओ नेगेटिव से लेगा। तो सार्वत्रिक ग्राही ए बी पॉजिटिव और सार्वत्रिक दाता कौन होगा, ओ नेगेटिव। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो, है ना, तो उसको तो पक्का ढूंढ के रखना चाहिए कुछ आदमियों की, और किसका किसका। एक तो ये रेयर होगा, कैसे रेयर होगा, 98% में से केवल 2% का तो आरएच नेगेटिव होगा। सोचो 100 में से केवल 2 लोग का नेगेटिव मिलेगा, वो भी नेगेटिव में सारा नेगेटिव हो गया, सारा शामिल होगा उसमें, नेगेटिव में ए नेगेटिव भी होगा, बी नेगेटिव होगा, ए बी नेगेटिव भी होगा, ओ नेगेटिव भी होगा। अब उसमें से मतलब 2% में से जो 0.5% बचेगा वो शायद आपको ओ नेगेटिव मिल जाए। तो ब्लड अगर आवश्यकता है तो मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रेयर हो जाएंगे, है ना। तो इनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है, ये वाला ब्लड ग्रुप आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, बहुत ही रेयर रहता है, ठीक है। कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी है, सुल्तान, है ना। तो सुल्तान जो मूवी है उसपे जो उसकी वाइफ रहती है, जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो डिलीवरी के बाद उसके बच्चे को कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए रहता है, ओ नेगेटिव, और वो केवल किसका रहता है, उस बच्चे के पिता का, और वो रहता है आउट ऑफ कंट्री, इसलिए वो अपना ब्लड नहीं दे पाता, इसलिए उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका ब्लड क्या रहता है, रेयर रहता है, ओ नेगेटिव। तो मूवी देखते हो तो इन सब चीजों पर ध्यान दिया करो, जो पढ़ते हो उसको रिलेट किया करो। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताओ। चलिए इतना देख लिया, अब इसमें आगे और देखते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव वाला है अगर, तो उसको नेगेटिव का ब्लड दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते, तो उससे कुछ दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में देखते हैं।
तो यदि हस्बैंड वाइफ है और एक का उसमें पॉजिटिव है, एक का निगेटिव है, तो बच्चे को दिक्कत आती है, वो भी डिलीवरी केस में या उससे पहले। तो इस कंडीशन में यदि एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव है तो मिस कैरेज की संभावना, गर्भपात की संभावना बहुत ज्यादा होती है और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, तो वो मैं नाम यहां पे लिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक का यदि ब्लड है पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, भले वो एक का ए पॉजिटिव और एक का ए नेगेटिव हो, तो चांसेस होंगे मिस कैरेज के। और इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम का नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। यदि माता पिता में से एक का पॉजिटिव हो और एक का नेगेटिव हो तो। इसके बाद फिर हम जो इससे जस्ट पहले देखे थे, खून का थक्का जमना या रक्त का थक्का जमना, इसको थोड़ा सा और डीप में देखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं बाकी चीजों को। तो एक्चुअली में वहां पे वो मिस हो गया था, तो यहां पे मैं उसको बता देता हूं। रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना में क्या क्या काम आए थे, किसकी किसकी जरूरत पड़ी थी, अब तो ये लिख लिए होंगे, मिटा देता हूं इसको भी। क्या क्या था भाई बताओ? स्टार्ट कहां से हुआ था? कहां से हुआ था? हाँ, पहला मैं थ्रोम्बिन वगैरह में कंफ्यूज हो जाता हूं, नाम थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ था। ये हवा के जब संपर्क में आया तो क्या बना लिया था? थर्मोप्लास्टिन, सॉरी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या है? थर्मोप्लास्टिन, फिर कैल्शियम के साथ आया थ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान से बातें नहीं है, अभी और कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, पिक्चर खत्म नहीं हुई। कैल्शियम, ठीक है। तो इसके बाद इन लोग किसके पास गए? प्रोथ्रोम्बिन, है ना। और प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदल गया? प्रोथ्रोम्बिन, ये बदल गया किसमें? थ्रोम्बिन में। और फिर ये क्या किया? आपके फाइब्रिनोजिन को किसमें बदल दिया? फाइब्रिन में। ठीक है, और इसमें ये दोनों तो हो गए आपके प्रोटीन, ये आपका तत्व हो गया, और ये हो गया रुधिराणु। और एक चीज जो आई हेल्प करेगी वो क्या है? विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है? इन सबको एक्टिवेट करता है। अगर विटामिन के आपके शरीर में अच्छे से है तो ये सारा जो है, ये प्रोटीन है, ये रुधिराणु है या ये जो प्रोटीन है, ये अच्छे से क्या करेंगे? काम करेंगे। इसलिए विटामिन के भी जरूरी है। अब यदि यही जो रक्त का थक्का जम रहा है, ये शरीर के अंदर जमे, शरीर के अंदर मतलब रक्त का थक्का अभी जो यहाँ पे जम रहा है वो यहाँ पे शरीर का, अगर आपका ऊपरी हिस्सा कट हो गया तो वो जमेगा। लेकिन अगर ब्लड के, आपके शरीर के अंदर कहीं पे ब्लड जम जाए, ब्लड वेसल्स में किसी काव में, तो क्या दिक्कत होगी? ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हेमरेज। और ये नॉर्मली कहां पे होता है? देखो, जैसे कि नाली है ना, तो कौन से नाली के जाम होने की संभावना ज्यादा होगी? जो सक्रिय है उसकी या जो चौड़ी है उसकी? जो सक्रिय है या पतली है उसकी जाम होने की संभावना क्या होगी? ज्यादा होगी। और हमारे अंदर जो ब्लड के वेसल्स हैं, नलिकाएं हैं, वो सबसे ज्यादा सक्रिय होती है मस्तिष्क में। कहां होती है? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में ब्लड के जाम होने का खतरा क्या होता है? ज्यादा होता है। और अगर ये जाम हो गया तो उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज होना, ब्लॉक हो जाता है। जैसे वो कहीं पे चोट लगती है, बोलते हैं सिर में अगर चोट लग गई तो आदमी की मृत्यु कैसे होती है? उसके सिर में थक्का जम जाता है, खून का, रक्त का, और रक्त का थक्का जम गया। अब देखो होगा क्या? अब इसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड नलिकाएं हैं, आसानी से ब्लड फ्लो हो रही है। ये नली पतली है, सक्रिय है, अभी तो चर्चा की है ना। मस्तिष्क में जो नलिकाएं होती है वो क्या होती है? पतली और सक्रिय होती है एज कंपेयर टू आपके शरीर के अन्य अंगों से। अभी पतली है, सक्रिय है। अब यहाँ पे ब्लड जम गया तो ब्लड में प्रेशर रहता है ना। कौन कौन सा? अगर ब्लड हार्ट से निकल रहा है तो 120 mm पर Hg, और यदि वो रिटर्न किस में जा रहा है? हार्ट में जा रहा है, तो 80 mm पर Hg, ये प्रेशर है। अब उस प्रेशर के साथ यहां से ब्लड पास होना चाह रहा है, लेकिन यहां पे कोई हर्डल आ गया है, ब्लड जम गया है यहाँ पे, तो टोटल प्रेशर पड़ेगा आपके, ये जो नलिका है उनकी दीवारों पे पड़ेगा।
जो ब्लड वेसल्स है उसमें, और ये चूंकि पतली होती है, कमजोर होती है, इसलिए ज्यादा प्रेशर होगा तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, अंदर खून की नली फट गया बोलते हैं, तो वही वो प्रॉब्लम है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाना। तो ये सारा किसके कारण हुआ है, यहाँ पे रक्त का थक्का जमने के कारण। तो शरीर के अंदर में रक्त का थक्का ना जमे, इसके लिए एक यहाँ पे एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन। क्या, हेपेरिन। तो ये हेपेरिन क्या करता है, इन सब को डीएक्टिवेट करके रखता है शरीर के अंदर में। शरीर के अंदर में थ्रोम्बोसाइट्स को, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो इसी से बना है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, कैल्शियम, विटामिन के, इन सब पे भारी पड़ जाता है कौन, हेपेरिन। कहां, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, हेपेरिन। हेपेरिन इन सबको कंट्रोल कर लेता है शरीर के अंदर, लेकिन बाहर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही बाहर हेपेरिन अगर हवा के संपर्क में आया तो ये बेचारा मृत हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है कौन, हेपेरिन। और जैसे ही आपके शरीर का कोई अंग कटा है ना, वहां से ब्लड बाहर आया, हवा के संपर्क में आया, तो हेपेरिन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और जैसे ये डेड हुआ फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हेपेरिन हवा के संपर्क में आ गया, वो डेड, तो ये सारे एक्टिव, और फिर ब्लड आपका क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि आपके शरीर के अंदर हवा ना पहुंचे। अगर कहीं पे कट गया तो वो ऊपरी हिस्से में हवा आएगा, लेकिन अगर आपके ब्लड वेसल्स में, रक्त की नलिकाओं में अगर हवा पहुंच गई, अंदर में, शरीर के अंदर में हवा पहुंच गई, तो वो हेपेरिन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और जैसे ही हेपेरिन डेड हुआ तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव, और आपके शरीर के अंदर में रक्त का थक्का जम जाएगा। तो जब कोई चीज इंजेक्ट की जाती है आपके शरीर में, जैसे दवाइयां इंजेक्ट की जाती है, तो वहां पे बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि उस दवाई के साथ में क्या ना जाए, एयर ना जाए, हवा ना जाए। ठीक है, जब वो दवाई की शीशी है, अब मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एज्यूम कर लेना। अब इसमें से यदि ये दवाई लेना है इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, तो पिचकारी के जैसे यहाँ पे इसको खींचेंगे, है ना, तो ये खींचे तो सारा जो यहाँ पे दवाई है वो अंदर आ गया। अब उसके बाद भी हम उसको अगर एक्स्ट्रा खींच दिए, है ना, तो ये दवाई आ गई अंदर में, ठीक है। लेकिन अगर उसको थोड़ा एक्स्ट्रा खींच दिया, वो वहां पे कोई पैमाना तो नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा खींच दिया, तो अब यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, हवा भी आ जाएगा। तो जो आपका ये बड़े साइज में बना देता हूं इसको डायग्राम को, ये इंजेक्शन, ठीक है, तो यहां से नलिका से दवाई हम अंदर लिए, जैसे ये शीशी है, दवाई अंदर लिए, अब इतने में दवाई भर गया, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा खींच दिए, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हवा। अब जैसे ही इंजेक्ट करेंगे तो दवाई से पहले क्या जाएगी आपके शरीर में, हवा जाएगा अंदर में, वो हेपेरिन को क्या कर देगा, डेड कर देगा। हेपेरिन को डेड किया तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और आपके ब्लड वेसल्स में रक्त का थक्का जम जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको जरूरी है कि ये हवा वहां पे मत रहे। इसलिए कभी ध्यान से देखे होंगे गौर से, तो जो डॉक्टर होता है वो दवाई भरने के बाद उसको क्या करता है, फिर से फोर्स करता है और हवा निकल जाए, भले थोड़ी सी दवाई भी निकल जाए चलेगा, लेकिन हवा को निकालना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप देखे होंगे वो जब खींचता है पहले इंजेक्शन को, उसके बाद फिर से वो उसको प्रेस करता है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत दवाई भी बाहर निकल जाती है, दवाई निकल रहा चलेगा, लेकिन हवा अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हवा अंदर चले गया तो हेपेरिन डेड, ये सारे एक्टिव हो जाएंगे, अंदर में आपके रक्त का थक्का जम जाएगा। और ऐसा होता भी है, अगर जो इंजेक्शन लगाने वाला है उसको इसका ज्ञान नहीं है या सही ढंग से उसने ऐसा नहीं किया, तो इंजेक्शन कहां पे, मस्तिष्क में लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। मस्तिष्क की जो नलिकाएं हैं खून की, वो क्या होती है, पतली, बाकी शरीर के अंगों की थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है। तो अगर ये थोड़ा बहुत हवा चले गया अंदर में, ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल्स है, अब ये ब्लड में क्या चले गया, हवा, तो हवा चले गया, तो यहाँ पर जो हेपेरिन हो क्या हो जाएगा, डेड, बाकी सारी चीजें एक्टिव, तो यहाँ रक्त का क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, और इसीलिए आपको वहां पे कड़ा कड़ा लगेगा और वहां पे दर्द होगा। तो अगर सही ढंग से इंजेक्शन नहीं लगाया गया है ना, तो अंदर क्या चली गई है, हवा चली गई है, मतलब वहां पे रक्त का थक्का जम गया। फिर वो बोलेगा गर्म पानी से सेकना है आपको, वो ये नहीं बताएगा, गलती उसकी है, ठीक है। तो ये, और उसी तरीके से जब सलाइन लगाई जाती है, बॉटल है ना, जैसे ग्लूकोज वगैरह का बॉटल, तो वहां तो और ज्यादा दिक्कत रहती है। ग्लूकोज का बॉटल है, ठीक है, अब यहां से ये आपके शरीर में जा रहा है, अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब मान लो पूरा खत्म हो गया, लेकिन अगर वो वहां पे ध्यान नहीं दिए, जो भी आपको बॉटल चढ़ाया है, तो अब इस लिक्विड की जगह में क्या चले जाएगी आपके शरीर में, हवा, और फिर से वही प्रॉब्लम, और यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जाएगा, एरिया यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है ना,
कि अगर बॉटल लगा हुआ है या साथ में जो है उनको कि इसके खत्म होने से पहले नर्स को बता दो, खत्म होने से पहले, रिस्क नहीं लेना है, खत्म होने के बाद बताएंगे करके, थोड़ा बहुत भी अंदर चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे, इसके लिए कौन हेल्प करता है? हेपेरिन। एक बीमारी होती है जिसका नाम है हीमोफीलिया, सुने? क्या है? एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिसीज। इसमें क्या होता है, ये हेपरिन को ज्यादा ही एक्टिव है, इनसे भी ज्यादा एक्टिव है। मतलब जब आपका शरीर का बाहरी हिस्सा कटेगा तो नॉर्मली क्या होता है, हेपरिन हवा के संपर्क में आके क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें हवा के संपर्क में आने के बाद भी ये मृत नहीं होगा, जिंदा रहेगा। और ये अगर जिंदा है तो इन सबको डीएक्टिवेट कर देगा। डीएक्टिवेट कर देगा मतलब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और इसी को बोलते हैं क्या, हीमोफीलिया। ये आनुवांशिक बीमारी है जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में पाई जाती है, इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज, क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में पाई जाती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। किसी एक में हुआ रहा होगा तो वो आगे पास होते जा रहे हैं। तो हीमोफीलिया एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।